अखिलेश यादव कन्नौज पहुंच गए। पहले यह था कि लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, इसलिए कन्नौज से उन्होंने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दे दी। लेकिन तेज प्रताप की उम्मीदवारी कन्नौज में कुछ दिन ठहर पाई और अंततः निर्णय हुआ कि अखिलेश यादव यहां खुद मैदान में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ दो दो हाथ करेंगे। आज अखिलेश यादव ने पर्चा भी भर दिया, दोनों तरफ से बड़ी बड़ी बातें भी हो गई, बड़े बड़े दावे भी हो गए, सपा की ओर से भी भाजपा की ओर से भी। सपा कह रही है अब आंधी आ गई है, अब कोई कहीं नहीं। भाजपा कह रही है पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच हो जाएगा, कन्नौज में पता लग जाएगा कौन कहां खड़ा है। समाजवादी पार्टी इसलिए उल्लास में है कन्नौज में कि भैया आ गए, अखिलेश यादव आ गए खुद लड़ने, और भाजपा का मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि भाजपा के पास ये तथ्य है कि पिछले चुनाव में उसने श्रीमती डिंपल यादव को हराया था। डिंपल यादव का मतलब भी अखिलेश यादव की राजनीतिक शक्ति ही है, इसलिए भाजपा का भी मन और आत्मबल बड़ा है। तो ये तय जान लीजिए कन्नौज में घमासान भीषण होने वाला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव को के लिए कही दिया कि भाई हमारे लिए तो वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो उस स्थिति में अब ये चुनाव आकर खड़ा हो गया। भाजपा कह रही है कि अब मजा आएगा दो दो हाथ करने में। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, ब्रजेश पाठक कह रहे हैं, और ये बात खुद सुब्रत पाठक भी कह रहे हैं जो भाजपा के उम्मीदवार है कन्नौज से, कि तेज प्रताप के साथ लड़ने में वो मजा नहीं था जो मजा अब आएगा अखिलेश यादव के साथ लड़ने में। इससे तय हो गया कि समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की दृष्टि से पहला निर्वाचन हो गया लोकसभा का कन्नौज और दूसरा मैनपुरी। फिर तीसरे में आप तुलना करिए, फिरोजाबाद है कि बदायूं है, कहाँ है वो जानिए। लेकिन पहले दो की स्थिति साफ होगी। पहला सबसे महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र सपा के लिए कन्नौज, और उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र मैनपुरी। अब अखिलेश यादव ने पर्चा भरा और साथ में जब ये भी कह दिया कि अब तो सब आएंगे, क्योंकि महफिल उत्तर प्रदेश में जमनी है, तो सुगबुगाहट शुरू हो गई। उधर दूसरे खेमे से चर्चा आ रही है, अखिलेश यादव के पार्टनर खेमे से, कि राहुल जी ने भी मन मना लिया कि अब होगा तो देखा जाएगा, उतरेंगे अमेठी से। कुछ लोग कह रहे नहीं अमेठी नहीं, वो रायबरेली मांग रहे हैं, लेकिन लड़ने को तैयार हैं। उतनी हिम्मत जुटा ली है कि भाई चलो लड़ेंगे। अब ये हिम्मत अखिलेश यादव की देखा देखी आई है या कैसे आई है, ये राहुल जी जाने। खबरें ये भी हैं कि प्रियंका जी भी उत्तर प्रदेश से लड़ना चाहती हैं, लड़ेंगी। खैर भाई बहन दोनों, राहुल गांधी प्रियंका गांधी 27 को पहुंच रहे हैं इस गांधी पट्टी में। तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन कहां से चुनाव लड़ रहा, लड़ भी रहा कि नहीं लड़ रहा। लेकिन अखिलेश यादव ने कह के सनसनी फैलाई कि अब महफिल यूपी में जमेगी। और ये उन्होंने तब कहा जब मुझे पूछा क्या राहुल गांधी भी लड़ेंगे अमेठी से, तो उन्होंने कहा अब तो सब आएंगे क्योंकि महफिल यूपी में जमनी है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कन्नौज में भारत पाकिस्तान का मैच होगा, कौन भारत कौन पाकिस्तान। लेकिन अखिलेश यादव ने जरूर कहा कि हम वो न गेंद फेंक पाएंगे न बल्ला चला पाएंगे, हम सपाई हैं, हर गेंद पे छक्का मारेंगे। लो, मैच हुआ नहीं, अभी विकेट गड़ा नहीं, गेंद आई नहीं, बल्ला आया नहीं, और मामला यहां तक पहुंच गया। लेकिन एक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है और वो राजनीतिक विमर्श में उत्तर चाह रहा है कि कहा गया कि कन्नौज की जनता चाहती थी कि अखिलेश यादव ही यहां से चुनाव लड़े, क्योंकि तेज प्रताप को आधे से ज्यादा जनता तो जानती ही नहीं थी कि कौन है। आधा कन्नौज तेज प्रताप को नहीं जानता, ये बात तो हो सकती है, लेकिन
आधा कन्नौज तेज प्रताप को नहीं जानता, इस बात का अंदाज समाजवादी पार्टी की लीडरशिप को तो होना चाहिए ना, अखिलेश यादव को तो होना चाहिए था ना। नहीं, आपने किसी को उतारा है लोकसभा के चुनाव के लिए और ये आपको बाद में पता लग रहा है कि अरे इसको तो कोई जानते नहीं, और वो भी तब जब परिवार का सदस्य हो। खैर, अखिलेश जी ने कहा है कि अब सबकी राय बनी है, इच्छा ये है कि तेज प्रताप उपचुनाव में उतरे। उनके कहने का मतलब कि जब मैं कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हो जाऊं तो विधानसभा से इस्तीफा दूं और करहल विधानसभा से तेज प्रताप चुनाव लड़े और उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहुंचे अगर जीते तो कुल मिला के लब्बो लवाब ये। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव गर्मा गर्म हो गया। अभी चुनाव में करंट कम था, अब करंट आ गया कन्नौज से, और अमेठी रायबरेली में अगर भाई बहन उतर गए और भाजपा ने रायबरेली में मजबूत उम्मीदवार उतारा, अमेठी में स्वयं स्मृति ईरानी है जिन्होंने 19 में राहुल गांधी को हराया, तो उत्तर प्रदेश में भरपूर आतिशबाजी देखने को आपको मिलेगी पूरे चुनाव भर। हमारे साथियों ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलते हैं। कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में, अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब ये पारंपरिक सीट बचाने की कवायद है या कार्यकर्ताओं का प्रेशर, जो भी है, खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कन्नौज के चुनावी दंगल में उतरकर अपना नामांकन कर दिया। नामांकन के बाद अखिलेश का संदेश ये कि कन्नौज क्रांति होकर रहेगी। कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। दरअसल तेज प्रताप यादव के नाम के ऐलान के बाद भी कन्नौज पर तमाम कयास चल रहे थे। अब अखिलेश यादव के आने से कन्नौज सीट पर अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है। साल 2000 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव पहली बार सांसद चुने गए थे। 2004 और 2009 में भी इसी सीट से सांसद रहे। अब अखिलेश का ऐलान ये कि इतिहास दोहराकर नया भविष्य बनाएंगे। कन्नौज का इतिहास बहुत शानदार रहा है। कन्नौज का कारोबार उसने अपना न केवल भारत में बल्कि दुनिया में स्थान बनाया। यहाँ के लोगों की मदद, यहाँ के कारोबार, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए, और जो विकास रुक गया है, जो विकास थम गया है, जिस विकास को जानबूझ करके बीजेपी के लोगों ने इसलिए रोका क्योंकि समाजवादियों ने वो काम शुरू किए थे। यहाँ की जनता एक बार फिर प्यार, मोहब्बत, मिलीजुली संस्कृति, आपस में भाईचारा, उसका दौर शुरू करेगा। यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा से इस्तीफा देने के चलते 2012 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव निर्विरोध चुनी गई थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक के सामने हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी से सुब्रत पाठक फिर मैदान में हैं। कि मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में, अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। नहीं तो भारत कौन है, पाकिस्तान कौन है? क्या आप हम स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है, हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। कन्नौज बनाम बाहरी की है और मैं कन्नौज से हूँ। अखिलेश यादव तो कन्नौज अपना घर मानते हैं।
उनका गढ़ है, कन्नौज मेरा घर है भैया। ये घर और गढ़ की लड़ाई है। सपा में करीब अब तक 10 जगहों पर टिकट बदले जा चुके हैं। इसी बीच जयंत चौधरी ने तंज किया कि क्या पता कब टिकट बदल जाए। लगता है कन्नौज, क्या कहेंगे इस पर? अभी देखिए कब तक वो लड़ रहे हैं, हो सकता है कल परसों कोई और लड़ना शुरू कर दे, टिकट चेंज हो जाए। अब कन्नौज के कयास तो थम गए, वहीं सबकी नजरें अमेठी और रायबरेली पर भी जमी हैं। कांग्रेसी कुनबे में अमेठी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। 27 तारीख को चेहरे और मोहरे के ऐलान की उम्मीदें हैं। हालांकि सवालों का शोर तो फाइनल ऐलान के बाद ही थम पाएगा। बहरहाल अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव के रण में उतरने से सपाई खेमे में खुशी की खुमारी है। वहीं कन्नौज से लड़ रहे हैं अखिलेश, तो आसपास की करीब 5 सीटों पर भी जाएगा बड़ा संदेश। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वाकई बदल जाएगा समीकरण। सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव ने तो कर दिया ऐलान, अब राहुल प्रियंका का क्या होगा प्लान। उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों की दृष्टि से उसमें बहुत सेंसेशन नहीं दिख रहा था। लोगों की शिकायत थी। अखिलेश यादव ने उतर के उस दिशा में पहला कदम बढ़ाया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी अगर चुनाव में आ गए तो चुनाव जलवेदार हो जाएगा, जोरदार हो जाएगा और उसमें आपको आतिशबाजी भरपूर देखने को मिलेगी। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। पल्लवी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, पल्लवी सिंह जी का स्वागत है। कपिश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, कपिश जी का बहुत बहुत स्वागत है। अमन पांडे, प्रवक्ता आरएलडी, अमन पांडे जी का बहुत स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, मनीष जी का बहुत बहुत स्वागत। मनीष जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास चलूंगा। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी दोनों को ये समझने में कुछ ही दिन लगे कि भाई तेज प्रताप को गलत टिकट दे दी। तेज प्रताप को तो आधा कन्नौज जानते ही नहीं, लेकिन कन्नौज तेज प्रताप को नहीं जानता, ये अलहदा बात है। लेकिन पार्टी को तो पता होना चाहिए कि तेज प्रताप को कितना % कन्नौज जानता है। लेकिन खैर अंततः अखिलेश जी कन्नौज आ गए। 1999 में मुलायम सिंह यादव कन्नौज गए थे चुनाव लड़ने और बड़ी रोचक लड़ाई हुई थी, कांटे की लड़ाई हुई थी मैं कहूंगा। मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध उनका ही एक शिष्य लड़ रहा था चुनाव, मुझे याद है, अरविंद सिंह, और कुछ हजार वोट से नेताजी जीते थे। तब से माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने वहां अपना आधार बनाया है, जनाधार बनाया है। अखिलेश जी वहां से सांसद रहे, डिंपल जी रहीं। अब अखिलेश जी फिर भाजपा कह रही है भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। अखिलेश जी कह रहे हैं हम हर गेंद पे छक्का मारेंगे। मनीष जी। अमिताभ जी नमस्कार। अमिताभ जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज की राजनीति में मैं सबसे बड़ा बदलाव क्या देख रहा हूँ कि पहले राजनीतिक पार्टी और नेताओं को ना कार्यकर्ता नहीं मिलते थे। आज ये उलट हो रहा है। आज राजनीतिक पार्टियों को नेता नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। कार्यकर्ताओं की राय है कि 5 साल तेज प्रताप यादव का इंतजार करा गया और 2 दिन में कार्यकर्ताओं की राय पे नेता बदल दिया गया कि अब ये नेता चुनाव लड़ेगा। पीडीए अलायंस आप लेके जाते हो। अखिलेश यादव के लिए तेज प्रताप यादव है, आदित्य यादव है शिवपाल के लिए, डिंपल जी चुनाव लड़ रही है, धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। शायद कोई ऐसा बचा है जो अब चुनाव नहीं लड़ रहा। तो ये जो पीडीए अलायंस लोगों में कह के आते हैं वो इस परिप्रेक्ष्य में खड़ा नहीं उतर रहा। अब अगर हम कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में आते हैं चुनाव के लिए, तो केरला में जिस समाज के वोटों का ध्रुवीकरण करना था वो करा जा चुका है। 26 तारीख का इंतजार हो रहा है कि वहां पे पोलिंग हो जाए, उसके बाद दूसरे तरीके के ध्रुवीकरण की शुरुआत करी जाए। यूपी में आके चुनाव लड़ा जाए, रायबरेली, अमेठी में आके चुनाव लड़ा जाए और यूपी में ध्रुवीकरण करा जाए अल्पसंख्यक का और जातियों का। तो मुझे लगता है कि किन राजनीतिक पार्टियों को क्या ये समझ नहीं है कि आज की जनता ये चीजें नहीं समझ पा रही। क्या जनता को ये नहीं मालूम कि ये टिकट आखिरी मोमेंट पे क्यों बदले जा रहे हैं, क्यों होल्ड करे जा रहे हैं।
जैसे ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का डिसीजन फाइनल होता है, अखिलेश यादव आज नामांकन कर देते हैं। और 27 तारीख को, जैसा अभी आप अपने डिस्कशन में कह रहे थे, कांग्रेस के ये नेता यूपी आएंगे और यहां से नामांकन करेंगे, फिर दूसरे तरीके के वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे। तो इनको लगता है क्या जनता के पास ये मैसेज नहीं जाती? ठीक आज ठीक अगर मनीष मैं जी, समाजवादी जी ठीक, आते हैं दोबारा में। एक खबर ये, चुनाव है तो खबरों का भी तूफान है, डबल डोज है, धमाका। एक खबर ये भी तैर रही है कि प्रियंका गांधी की इस तरह के कौतुकों में रुचि रहती है कि भाई राहुल गांधी को इस बात के लिए राजी कर रही हैं कि भाई अमेठी चलो तो पहले अयोध्या में रामलला का दर्शन कर लो, फिर अमेठी चले, ताकि माहौल बिल्कुल ललन टाप बने, चकाचक, भौकाल टाइट हो। अब भाजपा वाले कह रहे कि मथुरा और कृष्ण जन्म स्थान हो आते। खैर, कपिल श्रीवास्तव जी के पास चलूंगा। आज का दिन उनकी पार्टी का है, उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने पर्चा भरा है। कपिल जी, कोई कह रहा भारत पाकिस्तान, तेज प्रताप होते तो भारत नेपाल मैच होता, अब अखिलेश जी आ गए, भारत पाकिस्तान मैच होगा, वर्ल्ड कप होने जा रहा है। अखिलेश जी कह रहे हर गेंद पे छक्का मारेंगे, कोई नहीं है टक्कर में। राम गोपाल जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं अखिलेश यादव। मामला एकदम ऐसा लगा कि पहले समाजवादी पार्टी बड़ा ठीक है, चुनाव है, देखेंगे टाइप का, अब एक्टिव और प्रोएक्टिव मोड में दिख रही है। आज सुबह में विजुअल देख रहा था कि मतलब जो एक पहले दौर में, शुरुआती दौर में जब अखिलेश जी लॉन्च हुए थे तो नारा लगता था, एक समूह था नौजवानों का, जवानी कुर्बान भैया तेरे नाम, तो उस टाइप की एक फीलिंग दिख रही है। कपिल जी, दिख नहीं रही है, वो सदैव साथ में चलती रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी कैडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पर खड़ी है, और कोई भी नेता अपने कार्यकर्ताओं के दम पर और जनता के द्वारा चुने जाने पर ही बनता है। देखिए, उन लोगों का की बेचैनी सामने है जो एक पूर्व मुख्यमंत्री, जो एक ऐसी पार्टी जो 4 बार उत्तर प्रदेश में शासन दे चुकी है, देश का और प्रदेश का विकास कर चुकी है, उसकी तुलना एक सांसद, वर्तमान में तो वो सांसद ही पाकिस्तान से है। तो ये सोच, जो तालिबानी सोच है, वो इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद जी हैं और वर्तमान प्रत्याशी हैं, वो बहुत बेचैन आत्मा हो चुके हैं और उन्हें अपनी सीधी हार दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी कब क्या निर्णय लेगी, ये तो नेताजी जानते थे या फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते, क्योंकि राजनीति में जब तक गुगली ना फेंको तब तक मजा नहीं आता, और वो आपको दिखेगा इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो ये शुरुआत है, आरंभ है। और आपने देखा जो पहला मैच 102 सीटों पर खेला गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखी नहीं, और अगर दिख रही होती तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी लोगों का मंगलसूत्र ना देख रहे होते। ठीक है कपिल जी, और मंगलसूत्र छीनने वाले मंगलसूत्र देख रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात। ठीक, अब उस पर प्रियंका जी लीड ले रही हैं, बोल रही हैं, तो पल्लवी जी तेज प्रताप के लिए तो खैर सपा वालों ने कहा कि भाई इनको आधा कन्नौज जानते ही नहीं, तब उसके लिए तो फिर सुब्रत पाठक की बात मुझे ठीक ही लगती है कि तेज प्रताप से लड़ने से भी क्या फायदा है, वो तो कोई लड़ाई थी नहीं। क्योंकि ये तो सपा वालों ने ही कहा कि भाई उनको कोई जान ही नहीं रहा, तब मजबूरी में फिर अध्यक्ष जी को खुद ही उतरना पड़ा, जनता ने कहा भाई आओ। अब अखिलेश यादव है मैदान में। मुझे याद है 99 में मुलायम सिंह गए थे कन्नौज, उन्होंने अपने घर मोहल्ले की दीवार लांघी थी अपने इलाके की, और कन्नौज गए। उनका एक पुराना शिष्य उनके खिलाफ मुकदमा लड़ा चुनाव, अरविंद सिंह, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं।
नेताजी उतरे जहाज हेलीकॉप्टर से तो पांव तो उसने छुआ, लेकिन चुनाव बढ़िया लड़ा। 2.5 लाख कुछ वोट ऐसे नेताजी को 2.25-3 लाख मिला होगा और 2.25 लाख मिला अरविंद को, अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो, पुरानी बात है। यानी पहला चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए कन्नौज में कोई बहुत अच्छा चुनाव नहीं था कि कोई इजी केक वॉक मिला हो, ऐसा नहीं। फिर खैर सिलसिला चलता रहा और अखिलेश जी 2 बार 3 बार वहां से जीते। डिंपल जी एक बार निर्विरोध हो गई। सूरत में एक सांसद निर्विरोध, एक भाजपा का प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया तो आपत्ति है, लेकिन डिंपल जी भी ये कीर्तिमान कर चुकी हैं, वो भी एक बार निर्विरोध हो चुकी 12 में। खैर 14 में डिंपल जी जीती और 19 में हार गई। अब अखिलेश यादव आए हैं लड़ने। अखिलेश यादव बनाम सुब्रत पाठक। स्वाभाविक है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव चाहेंगे कि उस 19 की पराजय का बदला 24 में ले लिया जाए। पल्लवी जी। देखिए, सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी को सीट खोने का बहुत ही डर था। उन्होंने ये हर जगह, ये पहली सीट नहीं है जहां पे इन्होंने कैंडिडेट बदला हो। ये बिना किसी ग्राउंड पे इन्होंने काम ही नहीं किया, जनता से इन्होंने कुछ संवाद नहीं किया, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी संवाद नहीं किया भाई कि यहाँ क्या चल रहा है, और ये बस कैंडिडेट उतार देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे कुछ लोग, शायद पता चलता होगा, कहीं से कुछ पता चलता होगा, फिर सोच समझ के कहीं 3 कैंडिडेट्स आए, उनको बदला गया। एक कोई बहुत ही कम रेयर ही जगह हुआ होगा जहां पे एक कैंडिडेट से इनका काम चल जाए। यहाँ पे अब बताइए, पार्टी खुद कह रही है कि तेज प्रताप जी को कोई जानता ही नहीं। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है? क्या आपके पार्टी के कार्यकर्ता ही उनको नहीं जानते होंगे? तब ये कहा गया है। और लोगों की बात, अगर जनता की बात की तो बहुत बड़ी बात हो गई कि जनता नहीं जानती है। बस हो सकता है लोगों को ये पता हो कि इनके परिवार के कोई हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की आदत रही है कि जितनी भी इनको लगता है कि यहां से हम जीत सकते हैं, जीतने का दम भर सकते हैं, ऐसी सीटों पे अपने परिवार को ही आगे लेकर आती हैं। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे उनको जब संशय हुआ, जब कार्यकर्ताओं ने बोला कि आप किसको उतार रहे हैं, जीतने बिल्कुल मतलब कोई भी सीन ही नहीं है, काफी ज्यादा बुरी कंडीशन हो सकती थी। इस वजह से फिर एंड मोमेंट पे इन्होंने सोचा होगा कि अब अखिलेश जी खुद से आके यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है। आप जनता के बीच में नहीं जाओगे, जनता का काम नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं है कि आप एंड मोमेंट पे आके आप इलेक्शन के लिए खड़े हो जाओगे तो जनता आपको स्वीकार लेगी। 2019 में उलटफेर क्यों हुआ? क्योंकि जनता ने भी देखा कि कौन वहीं का है, वहां पे आके जनता का सुख दुख बांट रहा है, उनका काम कर रहा है। और वैसे भी अभी सुन रही थी मैं, ये बोला जा रहा था कन्नौज के बारे में कि वहां पे हम लोगों ने काम किया और वहां बहुत विश्व प्रसिद्ध बना। मैं बताना चाहूंगी, पहले चलता था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उसके बाद से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात होने लगी है। और वेस्ट साइड में, वेस्ट जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बहुत ठीक है। इस पर आज विषय व्यक्तियों के चित्रण पर, इसलिए मैंने कपिश जी को भी रोका था जब वो मंगलसूत्र पे चले गए। मैंने उस पर आज न जाओ, उस पर बाकी लोग अलग अलग बोल रहे हैं। आज इधर रहो, यूपी, एटा, इटावा, मैनपुरी, करेल, कन्नौज, जिस पे रहो। ज्यादा भटकोगे तो फिर बहस भटक जाएगी। ठीक है, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, आगे बात, अब रुक जाओ। तेरे को मैं इस तर्क से कभी सहमत नहीं हुआ। मनीष आपके, अमन आपके पास आऊंगा। कभी सहमत नहीं होता कि फलाने को लोग कम जानते। जितने भी परिवार के बच्चे, राजनीतिक परिवार के बच्चे, मेरी बात से दिल में कपिश जी भी सहमत होंगे और सब सहमत होंगे। कुछ ऑन एयर सहमत होंगे, कुछ मन में सहमत होंगे। जैसे कपिश बाबू मन में होंगे, ऑन एयर बोलना ठीक नहीं उनका। मुझे याद है जब 2000 में अखिलेश जी आए थे तो अखिलेश जी को भी नहीं जानते थे लोग। ये जानते थे मुलायम सिंह जी के लड़का है। मुझे धर्मेंद्र का याद है, मुझे इनका याद है, रामगोपाल यादव के लड़के जब आए थे अक्षय चुनाव लड़ने, तो ऐसा थोड़ा था उससे पहले कई नारा लगता था कि अक्षय आ गए। नहीं ना, उनका परिचय ये था कि रामगोपाल जी के लड़के हैं। ऐसा भी नहीं कि आदित्य का को उत्तर प्रदेश भर जान रहा, ये जानते हैं कि शिवपाल जी के लड़के हैं। तो यही तो तेज प्रताप का बायोडेटा था, इसमें क्या समस्या? जो 2000 में अखिलेश यादव का बायोडेटा था वही तेज प्रताप का बायोडेटा। तेज प्रताप तो एक बार सांसद रह भी चुके मैनपुरी से।
अखिलेश यादव जब चुनाव लड़ने गए थे, जब अमर सिंह उनको ले गए अंकल, तब ये शिवपाल जी, राम गोपाल जी पीछे रहते थे, अमर सिंह आगे थे। तो जब वो ले गए थे तो अखिलेश यादव का तो बायोडाटा बिल्कुल क्लीन था, उसमें कुछ था ही नहीं पॉलिटिकल एंट्री, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। खैर, अमन पांडे जी, मैं एक चीज देख रहा था, जयंत चौधरी की टिप्पणी, भाई वो भी इधर कन्नौज तक आ गए टहलते हुए। वो कह रहे हैं कि भाई देखो अभी कितने दिन लड़ते हैं अखिलेश जी, के प्रत्याशी बदल ना जाए। ऐसा डर क्यों है और ऐसा आशंका क्यों है आपको? देखिए अमिताभ जी, आशंका तो होना स्वाभाविक है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने टिकट बदले हैं इस बार, अभी परसों टिकट तेजपाल जी को दिया इन्होंने, और उस टाइम इन्होंने बताया कि हमारा मास्टर स्ट्रोक है और अखिलेश जी राज्य में रह करके राज्य की राजनीति करेंगे और सेंट्रल से भी हमको मतलब नहीं। आज वो मास्टर स्ट्रोक चेंज हो गया, आज वो मास्टर स्ट्रोक तब्दील हो गया, हम सेंटर की राजनीति करेंगे और राज्य में राजनीति नहीं करेंगे। अब पर्चा भर दिया गया सुबह जा करके, 2 दिन में ही मास्टर स्ट्रोक चेंज हो समाजवादी पार्टी। आज तो ये घोषणा भी हो गई कि उपचुनाव जो है करहेल का वो तेज प्रताप लड़ेंगे। हाँ। मतलब अखिलेश जी अब राज्य की राजनीति नहीं करेंगे, अब सेंटर की राजनीति करेंगे। कपीश भाई बैठे हैं यहाँ पे, वो जवाब देंगे इस चीज का कि क्या करेंगे। अभी तो कंफ्यूजन में होगा मामला मेरे ख्याल में, और अभी जब तक कि आखिरी तारीख नामांकन की निकल ना जाए, मैं बोलता हूँ इसको फाइनल मत मानिए आप। हो सकता है कि उनको समझ में आ जाए कि नहीं, सेंटर की राजनीति नहीं करनी चाहिए हमें, हम राज्य में ही सही है, तो हो सके नामांकन वापस ले लें, फिर से तीसरे को आगे कर दें। और एक दुखद विषय इसमें यह भी है कि अगर आपकी परंपरागत सीट है ये कन्नौज, तो आपने अपने किसी कार्यकर्ता को आगे क्यों नहीं कर दिया? हमने बागपत में मौका मिला इस बार, हमने राजकुमार सांगवान जी को आगे कर दिया। आपके पास क्या कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं परिवार से हट करके इधर, जिसको आपने ग्रो किया हो, जो आपके लिए वहां वो सीट इतना काम कर पाए? जनता भी ये चीज देख रही है कि आप कपिल भाई बोलते हैं कि हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन कैडर बेस्ड पार्टी में ऐसी कैसे आपने टिकट वितरण किया कि पूरा परिवार ही लड़ रहा है? एक समाज से पूरा परिवार लड़ रहा है, बाकी पूरे 80 सीट में किसी को टिकट नहीं दे पाई। तो जनता भी सब चीजें देख रही है। और दूसरी बात अमिताभ जी मैं बोलूंगा कि बहुत सी ये हल्ला हो रहा है कि लोहिया जी की सीट है, लोहिया जी की जो विचारधारा है उसको आगे लेकर के अब अखिलेश जी जाएंगे। लोहिया जी कहा करते थे कि भारत माता हमें शिव का मस्तक देना, कृष्ण का हृदय देना और राम के कर्म और वचन देना। क्या उस पे राम के कर्म और वचन पे समाजवादी पार्टी आजकल क्या चल रही है? क्या एक बार भी गए क्या अयोध्या बात करने से डरते हैं लोग? तो जनता भी सब देख रही है। कन्नौज की जनता ने पिछली बार भी सही चुनाव किया था और इस बार भी सही चुनाव करेगी। नहीं, मुझे लग रहा है अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अयोध्या गए तो फिर अखिलेश यादव भी जाएंगे, उसके बाद फिर इधर मीटिंग शुरू हो जाएगी कि भाई चलना चाहिए। खैर, मनीष अग्रवाल जी, यूपी में महफिल जमेगी, सब यूपी आएंगे, अखिलेश यादव ने ऐलान किया है। इसका मतलब क्या निकालें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव तीनों, अखिलेश जी ने तो पर्चा भर ही दिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी भी पर्चा भरेंगे और ये तीनों नेता चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। यही मतलब है महफिल का। और महफिल में ऐसा तो नहीं कि कोई बॉलीवुड के गायक आएंगे और गाना बजाना करेंगे, नहीं, चुनाव में तो महफिल इसी को बोलेंगे। मनीष जी। जी अमिताभ जी, चुनाव में तो मुझे लगता है यही महफिल जमेगी कि ये तीनों जने बैठेंगे, लेकिन ये देखना है कि ये बाकी दोनों जो कांग्रेस के आएंगे इनकी लॉन्चिंग कैसी होती है, क्योंकि अखिलेश यादव जी तो अभी इस पशोपेश में होंगे कि वो प्रदेश में रहेंगे या देश में रहेंगे, लेकिन बाकी दोनों जब भी बनेंगे वो प्राइम मिनिस्टर ही बनेंगे। यही उनकी एस्पिरेशन है, यही उनकी पार्टी की चाहत है और यही तरीके से वो ग्रूम करे जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं आज की राजनीति में जनता का मुद्दा ना समझते, ये जनता को नहीं समझना चाह रहे हैं, कैंडिडेट ला रहे हैं। आप केरला से लड़ रहे हो, वहां एक अलग थीम से लड़ रहे हो, एक अलग विचारधारा से लड़ रहे हो, फिर आप उत्तर प्रदेश में आके अपनी सीट टटोलते हो, अपना अस्तित्व टटोलते हो। अगर राष्ट्रीय नेताओं के पास एक निर्धारित गंतव्य नहीं है कि हम इस सीट से लड़ेंगे, पहली सीट में पहली लिस्ट में आप देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का डिक्लेरेशन होता है कि वो बनारस से लड़ेंगे, तो लड़ेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर गुजरात से माननीय प्रधानमंत्री जी तब यूपी आके लड़ते हैं जब यूपी में भाजपा के पास सिर्फ 10 सीटें होती हैं, प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती है, तो ये बहुत बड़ा एक कैलकुलेटेड रिस्क था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि देश की सरकार में जाना है तो उत्तर प्रदेश से जाना है। तो उन्होंने गुजरात से आके यहाँ चुनाव लड़ा और 10 सीटें जाके 70+ सीटें होती है। तो बड़े नेतृत्व को रिस्क लेनी चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, अपनी प्रामाणिकता स्वयं साबित करनी चाहिए। पिछली बार इसी कन्नौज की सीट पे, जैसा आप अपनी वक्तव्य में कह रहे थे, अखिलेश यादव जी या डिंपल जी,
डिम्पल जी हारी मतलब अखिलेश यादव जी हारे। अगले 5 साल में फिर आप बदलाव ढूंढने जा रहे हो। 5 साल उस जनता की ग्रूमिंग यही है ना कि हम यादव परिवार से हैं, हमारा ये गढ़ है, हमें ये टिकट मिलना चाहिए। आप नई सीट एक्सप्लोर करो, जीतो। जैसे अभी आरएलडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि क्या कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं दिखता जो इस लायक हो जिसको ये जिम्मेदारी दी जाए और वो चुनाव लड़े और ये प्रूव करे जनता को कि हमारे वहाँ कैडर बेस्ड पार्टी है। ठीक है मनीष जी, ठीक भाई। समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी, चाहे आरजेडी हो चाहे समाजवादी, वो लोग ये कहते हैं, जब उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि जनता मांग करती है कि आप ही लड़ो। उससे पूछो कि राम खिलावन यादव को टिकट दे, वो कहते ना तेज प्रताप को लड़ाओ, धर्मेंद्र को लड़ाओ, अक्षय को लड़ाओ, आदित्य को लड़ाओ, अखिलेश यादव को लड़ाओ। अब इसका तो कौन थर्मामीटर लगाएगा कि जनता क्या कहती क्या नहीं कहती? आपकी पार्टी, आपकी मर्जी। मैं इस बहस में नहीं पड़ता किसको टिकट दे रहे हो ना। आखिर जाओगे तो जनता की अदालत में ना, इनको भी जनता की अदालत में जाना, उनको भी जनता की अदालत में जाना, ये हरी की, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। जनता को तय करने दीजिए, जनता क्या चाहती है वो अपने आप बता देगी। भाई डिम्पल यादव चुनाव हारी ना, ऐसा तो नहीं है। गढ़ कोई नहीं होता, घर हो सकता है। गढ़ की धारणा खत्म हो गई। कपिल जी, आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने एक्चुअली में जो गढ़ बनाए थे उसमें कन्नौज भी था, उसमें रामपुर भी था, उसमें आजम खान के चलते, उसमें ये जहाँ से धर्मेंद्र लड़ रहे हैं आजमगढ़ भी था। लेकिन अब गढ़ जैसी कोई स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं बची समाजवादी पार्टी के लिए। सब चुनाव क्षेत्र हैं 19-20, कहीं थोड़ा कंफर्ट जोन अधिक है, कहीं थोड़ा कम। कपिल जी, बाकी लड़ाई हर जगह हो गई कड़ी। अमिताभ जी, सबसे पहली चीज तो ये कि आपने पहले ही इस बात को कहा कि किसी का कोई गढ़ नहीं होता, फिर आप अपनी ही बात को क्यों काटें? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, ये चुनाव जनता का होता है, जनता अपना नेता चुनती है, नेता जनता नहीं चुनता है। तो ये स्पष्ट है कि गढ़ किसी का नहीं होता है। और मैं आपको बार बार ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे मित्र अग्रवाल साहब कह रहे थे कि देखिए मोदी जी जो है वो गुजरात छोड़ के आ गए, तो यही तो पूछ रहे गुजरात क्यों छोड़ दिए? जिसने उनको मुख्यमंत्री बनाया उसको क्यों छोड़ दिए? ये तो उनको कारण बताना चाहिए। जो उनकी जन्म जहाँ स्थान हुआ वहां क्यों छोड़ दिए? और वो तो बहुत सी चीजें ऐसी छोड़ दिए कि कहना नहीं चाहिए, नहीं तो राम के आदर्श के विपरीत वो दिखाई देगी कड़ी। और मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी बनारस में माँ गंगा के कहने पे आए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर वो दूसरी सीट से क्यों चुनाव लड़े? एक समय था इंदिरा गांधी और अटल जी 2-2 सीटों से चुनाव लड़ते। तब मनीष जी आप पैदा नहीं हुए थे क्या? और या ये धरती पे जन नेता नहीं थे जिनका नाम मैं ले रहा हूं, चाहे अटल जी हो या इंदिरा गांधी जी हो? तो मैं इस बात को कह रहा हूं कि वक्त हाल परिस्थितियों को देख के विश्लेषण किया कीजिए। एक तरफा विश्लेषण निष्पक्ष रूप से अच्छा लगता है। और दूसरी बात मैं कह दूं कि सूप तो सूप चलनी भी बोले जिसमें 72 खेत। बागपत लड़कर हार जाने वाले 3 पार्टियों का पीछे से 7 बैक होने के बाद भी बागपत हार जाने वाले राज्यसभा का सांसद हमने बनवाया। 45 विधायक मिलके कितने थे? और आज आप क्योंकि राज्यसभा के सांसद हैं तो हिम्मत नहीं कर पाए कि लोकसभा लड़के हार जाए या जीत जाए। आपका नेता तो हिम्मत ही नहीं कर पाया। और वो देख रहे हैं चौधरी साहब जो चौधरी और अठन्नी की बात करते थे, उनके बाबा जो जिसके साथ खड़े होते थे उनके हथियारों के साथ आज चौधरी जी खड़े हैं 750 किसानों को हलाक करवाने के बाद। और अचानक क्या हो गया कि चवन्नी अठन्नी छटक गई। अब तो भाई चलनी की भी बात सुननी पड़ेगी। ठीक है कपिल जी, मैं चलनी ठीक है, अब रुक जाओ भाई। मैं अभी तो पल्लवी सिंह के पास चलूं, लेकिन अमन पांडे के लिए एक सवाल छोड़ के जाता हूं। कपिल जी ने तो जो बोला सो बोले, लेकिन रामगोपाल यादव ने बोला आज बड़ा तीखा। उन्होंने कहा कि उसकी औकात क्या थी? उसकी कोई औकात थी क्या जयंत के लिए? उसकी कोई औकात थी क्या? और हमने उसको राज्यसभा बना दिया। आज भी हमारे विधायक हैं उसके यहाँ, उसके पास कौन विधायक था? इतना तीखा हमला
आपके नेता पर अमन पांडे क्यों हो रहा है? अब तो जहां चुनाव है, कल तो चुनाव हो जाएगा, अब जहां चुनाव है देश भर में, वहां तो आपके नेता का कोई बहुत भूमिका भी नहीं है कल के बाद। फिर कन्नौज में बैठ के इतना तीखा क्यों बोला जा रहा है कि औकात नहीं? और हालांकि मैं इस तरह की बातों से कभी सहमत नहीं होता कबीर बाबू। राजनीति में औकात तो मैंने ऐसे बनते देखी, राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हरा दिया, ठीक, इसलिए औकात का मसला नहीं। मुलायम सिंह यादव कन्नौज लड़ने गए तो उनके चेले ने उनको इतना कठिन दंगल में फंसा दिया अरविंद ने कि कुछ हजार से जीते, लाखों से नहीं, कुछ हजार से जीते, बड़ी मुश्किल। इसलिए औकात तो हम जानते हैं राजनीति में सबकी कैसी कैसी, छोड़ दीजिए। पल्लवी सिंह, अखिलेश यादव कन्नौज से, राहुल गांधी अमेठी से, प्रियंका गांधी रायबरेली से, एक का कंफर्म हो गया, दो की बातें हवा में तैर रही हैं। अयोध्या से लेके और सब जगह तक का मामला हवा में है कि भाई अयोध्या भी जाएंगे ताकि ये आरोप भी धुले कि हम अयोध्या नहीं गए। हालांकि वो चले जाएंगे तो फिर अखिलेश यादव को भी जाना पड़ेगा नहीं, और तीसरी कहानी शुरू हो जाएगी। कन्नौज तो बड़ा धर्मप्राण शहर है, मेरा शहर है, तो कहीं कुछ चुनाव आपको लगता है टाइट होगा, फाइट सघन होगी और तीखी होगी, या आपको लगता है कि केवल आतिशबाजी है? पल्लवी सिंह, देखिए, कहते हैं ना, देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य, और सब जो है इंडी गठबंधन में सब साथी हैं। पहले एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, यही किसी डिबेट पे बैठ के एक दूसरे के लिए उल्टा सीधा बोलते थे। अभी सब सगी संबंधी हो चुके हैं, सबको साथ में मिलके किसी भी तरीके से माननीय मोदी जी को हराना है, क्योंकि उनके एजेंडा अलग है। उनको विश्व में भारत को विकसित भारत बनाना है, इसलिए सब परेशान है। और रही बात इसकी कि यहाँ पे डिसाइडेड है, वहां पे डिसाइडेड नहीं है, देखिए ये तो पहले से ही कंफर्म था, हमेशा से कंफर्म था कि रायबरेली में और अमेठी में गांधी परिवार का ही कोई लड़ेगा। आपने बीच में देखा होगा वाड्रा जी ने आके दम भरा कि भाई जो है वहां की जनता चाहती है कि मैं आके वहां पे इलेक्शन लड़ूं। मैं पूछना चाहती हूँ, आप जनता से मिलने कितनी बार गए? सोनिया गांधी जी रायबरेली से सांसद बन के जाती हैं, कितनी बार आई वहां देखने, कितनी बार उन्होंने जनता से बात की कि आप या कुछ भी उनसे संवाद भी किया हो या कोई काम भी कराया हो? तो ये वो कहना बेबुनियाद है कि जो है जनता चाहती है कि हम लड़ना चाहेंगे या हम, आएगा कोई वहीं से, उनके परिवार से ही आएगा। अगर ये खुद से मना कर देते हैं हार के डर से, क्योंकि देखिए पिछली बार भी आपने देखा कि हार के डर से राहुल जी 2 जगह से लड़े, वायनाड चले गए कि एटलीस्ट एक जगह से तो कहीं से जीत जाएंगे, क्योंकि अमेठी में वो ऑलरेडी हार चुके हैं, और उसके बाद भी वो जनता से नहीं मिलने गए कि क्या ऐसी कमी रह गई जो हमें जो है जनादेश नहीं मिला। सेम आप यहाँ पे देखिए रायबरेली में सोनिया जी को बिल्कुल अंदेशा हो गया कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तो वो पहले से ही उन्होंने यूपी ही छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश कंप्लीटली उन्होंने छोड़ दिया, राजस्थान से राज्यसभा में चली गई। तो अभी बचते कौन है? राहुल गांधी जी बचते हैं, सोनिया और प्रियंका गांधी जी बचती है, और उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं वाड्रा जी। तो 26 तारीख का ही बिल्कुल सही बोल रहे थे अग्रवाल जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि वहां पे इलेक्शन खत्म हो जाए, क्योंकि अभी उन्होंने वायनाड को अपना परिवार बना के रखा है। अभी तक पहले वो बोलते थे अमेठी उनका परिवार है, परंतु बाद में वहां जाके बोला कि वायनाड वाले ज्यादा वफादार है, वो उनका परिवार है। तो अब परिवार के साथ वो अपना परिवारवाद निभा रहे हैं। वो जब खत्म हो जाएगा तो बिल्कुल जहां तक लड़ेंगे इनमें से कोई, तो 3 है, 3 में से कोई एक आएगा। और दूसरी बात ये बताना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बूथ स्तर तक बहुत मजबूत तरीके से तैयारी है, जनता से मिलकर वो काम करने में विश्वास रखते हैं। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सामने कोई भी आए, गांधी परिवार का कोई आए कार्यकर्ता जो कि आने से रहा, आएगा नहीं, तो कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी तैयारी है, और हमें अपना ठीक, हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान तालिबान पे आप लगी हुई है, और आप अपनी बात बता रही कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख बना लिया। मनीष अग्रवाल, एक फ्रेज बहुत इस्तेमाल होता है, जनता ऐसा चाहती है, जनता मुझे चाहती है, जनता ऐसा चाहती, जनता वैसा चाहती, इस कैंडिडेट। ये कौन सा थर्मामीटर है, और किस मेडिकल शॉप पे, किस शॉप पे मिलता है जो लगा दें कहीं किसी चौराहे पर रख दें और उसमें जनता का वो आ जाए कि जनता क्या चाहती है?
हम लोगों को भी मिल जाता तो कम से कम देश भर में घूमते, इतना भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई मान लो जैसे इटावा में उतरे तो वहां रेलवे स्टेशन पर लगा दिया थर्मामीटर, पता लग गया इटावा क्या चाहता है। नहीं जी जी अमिताभ जी, ये थर्मामीटर जो है ना पार्टी की घरों की मीटिंग में मिलता है। जैसे इंडिया गठबंधन की परिवारवाद की मीटिंग होती है, ये थर्मामीटर वहां मिलता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं एक छोटा सा जवाब उसका दे देता हूं कि जब केरला में वायनाड से लड़ने जाते हैं, बिना अपने झंडे के प्रचार करते हैं, मुस्लिम लीग से समर्थन लेते हैं और तब तक यूपी के टिकट में सीटें डिक्लेयर नहीं करते, ये किस तरीके का चुनाव है? आप देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हो? आप किस तरीके के वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हो? क्या आज जनता की समझ में नहीं आएगा? क्या उस समुदाय के लोग यूपी में मौजूद नहीं है? वहाँ पे हमारे समुदाय का विशेष पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, तो वहाँ पे अलग तरीके की राजनीति है। मैं देखिए आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। नहीं अभी कभी ऐसे नहीं, अभी केवल मनीष अग्रवाल की आवाज। जी मनीष आप बोलिए, आप क्या आवाज आ रही है? ये लोग जिस तरीके के वोट का ये लोग ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं ना, कि जब तक केरला में चुनाव ना हो जाए तब तक राम मंदिर नहीं जाएंगे, 26 को चुनाव खत्म होगा, 27-28 में राम मंदिर चले जाएंगे, 1 तारीख को डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो ये जो थर्मामीटर आप कहना चाह रहे हैं, ये थर्मामीटर इन सब के पास अपना अपना पर्सनल है कि तब इन्हें अमेठी रायबरेली की जनता याद आ जाएगी, यूपी में पीडीए याद आ जाएगा, अल्पसंख्यक याद आ जाएंगे, सब तरीके की जातियां याद आ जाएंगी। ठीक है मनीष बाबू, विशेष जाति याद है वहां पे। ठीक है मनीष जी ने कहा कि भाई क्या ये किस प्रकार की राजनीति है। मैं तो देसी आदमी हूं, प्रैक्टिकल बात बता दूं, किसी प्रकार की कोई बहुत गंभीर बौद्धिक विमर्श नहीं है राजनीति में, कुछ नहीं। हर आदमी ये सब लोग अपने इस उसमें लगे भाई किसी तरीके से ऐसी कोई जुगाड़ बन जाए, कोई व्यवस्था बन जाए, कोई फार्मूला निकल आए कि हम लोकसभा पहुंच जाएं। वो कौन सा वहां बहुत भारी बौद्धिक विमर्श करना है? वायनाड में मान लो लेफ्ट जिंदाबाद, अरे मान लो दूसरे मुस्लिम लीग जिंदाबाद बोलने से भी वोट मिले तो वो भी बुरा क्या है? यहां आएंगे तो हर हर महादेव बोल देंगे, कोई पुलिस पकड़ रही। यहां आएंगे गर्मी के मौसम में हल्का कुर्ता पहनेंगे जिसके अंदर जनेऊ दिखे, इन्हें तो कुर्ते के ऊपर ही जनेऊ डाल लेंगे, कौन रोक रहा है? और त्रिपुंडी लगा लेंगे। सोशल मीडिया का जमाना है, फोटो वायरल, बात खत्म हो गई, गंगा नहाओ, कहां चक्कर में पड़े, वो कुछ नहीं। अमन पांडे जी, मैंने आपसे पूछा था, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भाई कल शाम को 6 बजे आप प्रैक्टिकली, बुरा मत माने, आपकी पार्टी की सक्रिय भूमिका चुनाव में 2 चरणों में थी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद ठीक है। लेकिन मैं आज भी देख रहा हूं समाजवादी पार्टी इतना तीखा किसी के लिए नहीं बोलती जितना आपके लिए बोलती। घाव गहरा है, मामला लग रहा है बिल्कुल कैड़ा है, नहीं औकात और हैसियत और इसकी उसकी ऐसा शब्दावली तो अच्छा। इसीलिए भाई जयंत भी मजे लेने में नहीं छोड़ रहे, वो भी पहुंच गए कन्नौज। करे देखो 24 घंटे 48 घंटे पहले रहे तब ना। पांडे जी, क्या एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए निकले हो फेंटा बांध के सर पे? देखिए, जो पटकरी जयंत जी ने दी है उसका दर्द अभी तक समाजवादी पार्टी का हो रहा है और उसका इलाज अभी हुआ नहीं है। उसका इलाज 8वें चरण के बाद इलाज हो जाएगा। और जो ये बात कह रहे हैं कि औकात और क्या दिया क्या नहीं दिया, देखिए बात खुलेगी तो बहुत लंबी जाएगी कि आप अस्तित्व में कहां से आए, आपने जो आप आज हो उसमें कितना योगदान हमारा है, वो सब बातें सबको पता है। और इसीलिए ये खींच है इनकी, क्योंकि चौधरी साहब अब जो अपनी शक्ति रथ यात्रा निकाल रहे हैं और वो रथ यात्रा वहां रुकेगी नहीं। वो देखिएगा अभी उत्तर प्रदेश के जो कन्नौज भी है वहां पर भी आएंगे, पूर्वांचल में भी प्रचार करने आएंगे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की जो रियल असली विरासत है वो संभाले होंगे। और जब चौधरी साहब को जो भारत रत्न मिला, आपने एक चीज नोटिस की होगी अमिताभ जी, तो समाजवादी पार्टी ने उसको सराहना नहीं की, उसकी कोई सराहना नहीं की। उन्होंने बोला कि अरे इनको तो दे दिया, इनको 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 दो। अरे आप भी चौधरी साहब को मानने वाले लोग, आप भी लोहिया जी को मानने वाले लोग, आपने उसकी सराहना नहीं की बिल्कुल भी। तुरंत इन्होंने एक लिस्ट निकाली, आप चेक करिएगा इनके ट्वीट पे, और बोला कि इनको 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 दो। इनको इतनी बुरी ये चीज लग गई और खींच इसी चीज की है कि चौधरी साहब का नाम क्यों हो रहा है, चरण सिंह जी का नाम क्यों लिया जा रहा है, मोदी जी क्यों मंचों से उनको बोल रहे हैं, और आज पूरा भारत उनका विरासत को जानना चाह रहा है, पढ़ रहा है उनके बारे में। ये खींच है इनकी, सिर्फ इतनी खींच। ये इनकी पार्टी सिमटती क्यों जा रही है,
विधायक 121 चले थे, 102 पे आ गए। अब इस चुनाव बाद कहां तक पांडे रहेंगे जी, पता नहीं, एक खुद नहीं बात पता कहें, कितने विधायक पांडे इंसाफ जी, थे कितने नहीं। एक मिनट रुक जाओ। जयंत के समय में जब अजीत सिंह जिंदा थे तो कपिल जी आप भी सुनिए, महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसे एनेक्डोट्स बड़े काम आते हैं जीवन में, राजनीति को समझने के लिए। तो वो एक बार चर्चा हो रही थी ऐसे, वो अपने क्या करें क्या नहीं करें वाली भाव में थे अजीत सिंह। तो मैंने कहा भाई आपका और मुलायम सिंह यादव का कोई मेल हो नहीं सकता, आप चाहें जब कर लो मेल, वो अलग बात है, लेकिन दिल नहीं मिल सकते। बोले क्यों? मैंने जब चरण सिंह बीमार थे और उन्होंने बहुगुणा से कहा कि भाई इसको अजीत सिंह को बुलाओ, अजीत सिंह को हम अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, और अजीत सिंह को वो अपना जंतर मंतर सौंप गए चौधरी साहब। अजीत सिंह तो उससे पहले नेता थे नहीं। तो मुलायम सिंह को वहीं से झटका लगा। मुलायम सिंह जी को लगता था कि भाई उत्तर प्रदेश में हमको चौधरी साहब आशीर्वाद देंगे कि बच्चा ठीक है तू ही आगे चल। चौधरी साहब ने कहा ना। ये सेम वही बात थी कि जब मुलायम सिंह जी को देनी थी अपनी विरासत। कपिल जी समझिएगा, गंभीर बात कह रहा हूं। तो उन्होंने अखिलेश यादव को चुना। वही काम उनसे पहले चरण सिंह करके गए थे। और नई पीढ़ी के लोगों के लिए, अरे आज रुक जाओ अभी नहीं, बीच में नहीं। और बता दूं, मुलायम सिंह का पहला राजनीतिक मोर्चा किससे हुआ? दो हाथ किससे हुए? अजीत सिंह से, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। मुलायम ने उसमें अजीत सिंह को पटकनी दे दी। तो हमने कहा आपकी केमिस्ट्री कभी मैच नहीं करेगी, गठबंधन आप 100 बार और कर लो। लड़ाई तो चरण सिंह के समय से है भाई। मंच से कह देना चौधरी साहब अमर रहे से हम थोड़ी ना हकीकत मान लेंगे भाई। लड़ाई तो वहां से थी कि उत्तराधिकारी कौन होगा, और स्वाभाविक है बाप बेटे को ही चुनेगा, यही भारत का नियम है। लालू प्रसाद ने तेजस्वी को चुना, मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी को चुना, चरण सिंह ने अजीत सिंह को चुना। इसलिए वो अच्छा है, कभी कभी आप लोग गठबंधन कर लेते हैं फिर अलग हो जाते हैं, फिर गठबंधन कर लेते हैं फिर अलग हो जाते हैं। आगे भी भगवान चाहेगा तो ये क्रम चलता रहेगा, क्योंकि डीएनए मैच नहीं कर सकता आपका कभी ना। विरासत की तो लड़ाई है भैया। चरण सिंह की विरासत जयंत लेके चल रहा है, तो फिर समाजवादी पार्टी के साथ आपका अलायंस कैसे चलेगा, अगर आप ये कहोगे तो। खैर ठीक है, कपिल जी का चरण सिंह का विषय छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में महफिल सजेगी, सब आएंगे, अखिलेश यादव, ठीक। इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन 3 के चुनाव लड़ने से पूरा 80 सीट का जो चुनाव है, पूरे यूपी का जो चुनाव है, उसमें क्या लाभ और कितना लाभ होने की उम्मीद है, क्या उछाल आने की उम्मीद है? अमिताभ जी 80 में 80 हारेंगे। कौन? यही उछाल है। और एक चीज और भी कह दें जी कि देखिए, विभिन्न दलों को तो जनता बताती है कि हाँ जनता की डिमांड थी, और सब कान में बताया जाता है कि कभी कभी आपके भी कान में बता देती होगी, कभी भाजपा वालों के भी कान में। लेकिन गंगा मैया किसके कान में बताई थी, उस व्यक्ति का तो आप नाम ही नहीं ले रहे कि उनको गंगा मैया कैसे बुलाएंगे। गंगा मैया के पुत्र त्रिपुंडधारी, विभेद वेशभूषाधारी, जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। बांग्लादेश गए तो वहीं के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए। तो ऐसे लोगों के बीच में राजनीति का सौभाग्य प्राप्त हो रहा, हम सारे लोगों को देखने का प्लान कर लेता हूं। उनको पहले मंगलसूत्र वालों को, अब मैं आगे चलता हूं कि देखिए बहुत सीधी सी बात कि चौधरी साहब का डीएनए अगर समाजवादी पार्टी से नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी से कैसे मिलेगा? पीडीपी का मिलता है डीएनए, ये बताया था इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने। 3.5 साल की सरकार भी चलाई थी सत्ता की मलाई चाटने के लिए। तो ये जो राजनीति के कटहरे हैं वो सबके ऊपर एक जैसे बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि सपा पे अलग होगा, भाजपा पे अलग होगा और कांग्रेस पे अलग। ठीक कपिश बाबू। और मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, अमिताभ जी इस बात को नोट कर लीजिए
कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल टक्कर में नहीं है और ये 400 हारने जा रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। और अगर ना हार रहे होते तो प्रधानमंत्री जी इस स्तर पर आकर के बात ना कर रहे होते, और विदेशों में जो इस समय भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा जा रहा है बहुत विषाक्त जा रहा है। आप तो विभिन्न बाहर के तमाम एजेंसी को पढ़ते होंगे, प्रिंट मीडिया से अपना पॉइंट रख दिया, अब रुक जाओ, अब धैर्य रखो, आगे बत, अब रुक दीजिए। पल्लवी सिंह, भैया आगे मतलब लंबा नहीं खींचो, आगे बात। पल्लवी सिंह, समाजवादी पार्टी कह रही है कि पहले उन्होंने कहा कि 80 में 80 हारने जा रहे हैं, तो मैं चौंका क्योंकि मैंने पूछा था आपका स्कोर कैसा रहेगा क्या, तो उनका 80 में 80 हार रहे। फिर खैर स्वाभाविक है वो दूसरों के लिए कह रहे होंगे, अपने लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन खैर मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि 400 सीटें हार रही है भाजपा। सीटें सामान्यतः लोग अपनी बताते हैं कि हम कितनी जीत रहे हैं। इस बार चुनाव उल्टा है, उल्टे पांव के बच्चे भी हो जाते हैं कई बार जन्म में, क्या तो पुराने समय में जब दाइयों का जमाना था तो ऐसी समस्याएं आती थी, उल्टे बच्चे हो जाते थे। तो अब उन्होंने अपनी तो नहीं बताई कि हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ऐसा तो नहीं कि मान लो 400 भाजपा वाले हार जाएं लेकिन काला चोर जीत जाए, वो ये भी नहीं कह रहे कि हम जीतेंगे, ये भी साहस नहीं जुटा रहे। लेकिन खैर मैं उस प्रश्न पर नहीं जाऊंगा, वो मैं बाद में डील करूंगा कि वो साहस क्यों नहीं जुटा रहे, वो मैं बताऊंगा। मैं पूछना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी कह रही कि अब चूंकि अखिलेश जी मैदान में आ गए हैं तो 80 में 80 सीटें भाजपा हार रही है। पहले तो ये बताइए, मैं पूछना चाहूंगी कपिल जी, अखिलेश जी मैदान मैं में उनसे ना पूछो, अपनी बात कहो। तो हमेशा हाँ, मैं अपनी ही जनता बात की बोलो। ठीक है, अखिलेश जी हमेशा से मैदान में थे, वो कभी पीछे थे, अभी आगे आ गए हैं कि कन्नौज में लड़ूंगा। और रही बात 80 सीटें जीत रहेगी, तो ये सब हवा में डर के मारे उल्टी सीधी बातें निकल रही हैं। अरे आप अपनी सीटें बताओ कि आप कितनी जीत लोगे। 80 सीटें, 400 सीटों की आप बातें कर रहे हो, दम भर रहे हो और बता रहे हो घोषणा पत्र में आप कुछ भी लिखोगे। और अगर सामने से अगर भारतीय जनता पार्टी में हमारे मोदी जी ने बोल दिया उस चीज को, ओपनली जनता को बता दिया, तो क्या गलत कर दिया। आप लोगों ने जो जो चीजें उसमें लिख कर रखी हैं, आप वेल्थ का असेसमेंट करोगे सबके, आप उसको सब में मिला के बांटोगे, तो आप अपना भी वेल्थ असेसमेंट करो ना। आप इंडी गठबंधन में जितने लोग साथ में हो, सारे लोग मिलके वेल्थ असेसमेंट करो और उसको बांटो, तो बिल्कुल वो ये चीज तो बताएंगे जनता के सामने जो आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हो। और रही बात सीटें जीतने की, तो सीटें तो 400 बिल्कुल हम जीती, क्योंकि हम जनता से बात करते हैं, जनता के साथ जाते हैं और उनके हिसाब से काम करते हैं। जो भी घोषणा पत्र भी बनाया गया है वो जनता के हिसाब से बनाया गया है। हम देश की बात करते हैं, देश के जो हमारे 4 स्तंभ है उसकी बात करते हैं। जातियों में, धर्म में देश को नहीं बांटते हैं। आप लोगों की तरह सिर्फ मीडिया की बात नहीं करते, हम सबकी बात करते हैं। हम सिर्फ बोलते हैं हमारे लिए 4 जातियां हैं, इसमें नारियां आती हैं, गरीब आते हैं। और उनको चुप कराइए प्लीज, चुप कराइए, बीच में क्यों बता दीजिए। एक मिनट भाई, 1 मिनट आगे पल्लवी जी आगे बात, कपिश बाबू आगे बात, अब रुक जाओ आगे बात, दोनों की बात आगे। थोड़ी इतना उत्तेजित नहीं, लाइटली लीजिए, चुनाव अभी लंबा है और गर्मी भी बढ़ेगी, अभी तो पारा और बढ़ेगा, तो काय को अभी से लोड ले रहे हो। सत्तू पियो, आनंद में रहो, सुबह नमकीन सत्तू पियो, शाम को मीठा सत्तू पियो, आनंद में रहो। रुक जा भैया, अभी चुनाव लंबा चलेगा, काय लोड ले रहे हो यार सब लोग। नेताओं से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बीमार हो जाओगे, अस्पताल भर्ती हो जाएगा, कोई 2 केले लेके भी देखने नहीं आएगा, हमें चिंता करनी पड़ेगी। रुक जाओ भैया, रुक जाओ महाराज, रुक जाओ। ठीक है, दोनों की आवाज रोक दीजिए। एक होमवर्क की कमी है थोड़ी, रुको भाई पल्लवी, एक मीटिंग ऐसी कर लेते कि भैया क्या क्या बोलना है। जब रिश्तेदारी हो जाती है तो एक ही बात बोली जाती, बोले गुड्डू के 2 मकान है, तो सब फिर यही बोलते गुड्डू के 2 मकान है। ये कैसे कोई, पल्लवी रुक जाओ भाई, काय चीज बोल, रुको। वैसे ही मैंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2 के घोषणा पत्र देखे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव 5 मिनट कहीं कॉफी पे बैठ लेते तो ऐसा गड़बड़ नहीं होती। राहुल गांधी ने कहा हम जैसे आएंगे 50% सरकारी नौकरी महिलाओं को दे देंगे। अखिलेश यादव ने कहा हम 33 देंगे। अब ये 17% बीच वाली कहां जाएंगी, ये गंगा की कटरी में डोलेंगी।
होमवर्क नहीं कर रहे। दूसरी बात, कपिल जी ने कहा 400 हारेंगे, ठीक, 400 हारेंगे। कांग्रेसियों ने एक वो रील बनाई है, मुंह से कोई नहीं बोल रहा, ना खड़गे ना राहुल, एक मीम रील बनाई, रील होती है ना मनीष बाबू आजकल, वो बनाई है, क्या विज्ञापन टाइप की। उसमें लिखा है ऊपर गोला बना के 300 पार, क्या? अब ये कह रहे हम 400 पार जाएंगे, वो कह रहे 300 पार, जो बड़े भाई हैं। अरे एकता तो कर लो। चाचा मामा फूफा लड़के की तनख्वाह सब एक ही बताते हैं लड़की वालों को, क्या अलग अलग बताओगे? इसी से गड़बड़ हो जाता है। कभी जनेऊ अंदर पहनोगे, कभी ऊपर डाल लोगे, उसी से तो गड़बड़ है। भाई मीटिंग कर लेते कि 400 पार लिखनी है हमको, तो 400 पार सब लोग लिखते। अब आप कह रहे, कांग्रेस कह रही 300, आप कह रहे 400। ये 100 सीटें अखिलेश यादव तो नहीं बढ़ा सकते। अखिलेश यादव के पास तो 100 सीटें है ही नहीं, लड़ने के लिए नहीं है। 63 पे तो खुद लड़ रहे, तब ये 100 सीटें कहां से आएंगी? इसलिए मैं कह रहा हूं इसको देख ली। एक दूसरी बात आई थी, अखिलेश ठीक है कपिश बाबू, एक दूसरी बात आई थी कि चरण सिंह जी को लेकर, इस बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए। मुलायम सिंह यादव जब जीवन के आरंभिक दौर में थे, तो ऐसा तो नहीं कि पहले दिन से नेताजी थे, कोई नहीं होता पहले दिन से तो नेता, वो भी नहीं थे। तब उनको ये उम्मीद थी कि चरण सिंह अपना वरदहस्त मेरे ऊपर रख के जाएंगे। वो उम्मीद टूट गई, झटका लगा। फिर अजीत सिंह आ गए उनके सामने, मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोक दी। इसलिए वहां फांस गहरी है, जख्म गहरा है मेरे भाई। पीडीपी ने कौन सी अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की बकरी खोल ली? जैसे सब लोग आपस में झाऊ झाऊ करते हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन अजीत सिंह ने तो मुलायम सिंह के लिए संकट पैदा कर दिया था, और विश्वनाथ प्रताप उनके साथ खड़े हो गए थे। वहीं से विश्वनाथ प्रताप और मुलायम सिंह में ऐसे हुई। ये ऐतिहासिक तथ्य थोड़े नहीं मिट सकते मित्र। किसी की जयंती पर ट्वीट कर देना अलग बात है, लेकिन दिल की फांस कहीं जाती है। दिल की प्यास, ही की प्यास बुझे न बुझाए, ये दिल की लगी है, जाएगी नहीं। इसलिए मैं जो बात अजीत सिंह को कह के आया था, वही बात आज कपिल श्रीवास्तव और अमन पांडे के सामने दोहरा रहा हूं। ये बात मैं कभी मान ही नहीं सकता कि चरण सिंह के परिवार पीढ़ी कोई आ जाए और मुलायम सिंह का परिवार पीढ़ी कोई आ जाए, क्या बहुत एकदम दिल मिल जाएगा? कभी नहीं ना। मुलायम सिंह का आरंभिक जीवन, उनको सबसे बड़ा झटका वहीं से लगा। आज वो गलत किया सही किया, मैं उस बात में नहीं पढ़ रहा, लेकिन हां, जब हर पिता ने अपने लड़के को ही दी, मुलायम सिंह जी अपनी राजनीतिक पूंजी शिवपाल को तो नहीं दे गए, आजम को भी नहीं दे गए, तो चरण सिंह भी क्यों दे जाते? लालू यादव भी तो अपने लड़कों को दे गए, मनीष बाबू। शरद पवार ने अपनी बिटिया को दी, बड़े बादल ने छोटे बादल को दी। भगवान का नाम लो। मुलायम सिंह को बुरा क्यों लगा? नहीं लगना चाहिए था, चाहती गलत थी। आपके कान में बताया नहीं मानना चाहिए ना भाई। अपने बाप लड़के कोई देगा, लड़का काबिल निकले चाहे ना निकले। अजीत सिंह नहीं चला पाए चरण सिंह की विरासत, पार्टी कमजोर होती गई होती गई होती गई, लेकिन पिताजी तो दे गए। खैर चलिए छोड़े। अब सवाल उठता है कि अखिलेश जी आ गए मैदान में, उन्होंने जनता, वो कह रहे कि जनता की मांग सिर माथे रखनी पड़ी। मैं कहूंगा आगे अभी वो चुनाव आएंगे जीवन में, जब भी प्रत्याशी का चयन हो तो ये जरूर पहले चेक करा लें, 2-4 नाम फ्लोट करके कि इनको कितने % लोग जानते हैं। कम से कम ऐसी स्थिति ना हो कि प्रत्याशी घोषित हो जाए, बाद पता लगे आधे लोग नाम ही नहीं जानते। पहले नाम जनवाइए फिर प्रत्याशी बनाइए, वो ज्यादा बेहतर रास्ता होगा। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, स्वाभाविक है ये 3 लोग जब एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में उतरेंगे, जिसमें अभी कुछ समय पहले तक धारणा थी तीनों में कोई उत्तर प्रदेश से नहीं लड़ेगा, और अब ये तीनों अगर लड़ेंगे तो चुनाव रोचक होगा, और रोचक से भी ज्यादा रोमांचक होगा।
परिणाम क्या होगा मैं उसकी भविष्यवाणी करने वाला कौन, लेकिन फुलझड़ियां आपको दिखेंगी। कहीं अनार चलेगा, कहीं सुतली बम चलेगा, कहीं फुलझड़ी चलेगी। चुनाव जीवंत होगा, रोचक होगा, रेला मेला अच्छा होगा और कार्यकर्ताओं के लिए ये शुभ है। कार्यकर्ता और तीसरी चौथी पंक्ति के जो नेता हैं वो भी कार्यकर्ताओं से थोड़े ऊपर वाले, उन सबके लिए शुभ होगा। बड़ा नेता चुनाव जब लड़ता है, अमन पांडे और कपीश जी और पल्लवी तीनों को मेरी बात से सहमति होगी, तो चुनाव बढ़िया रहता, तर रहता है। अगर जब बड़ा नेता लड़ता चुनाव तर रहता है, फिर रूह अफ़ज़ा और लस्सी वगैरह सब चलती रहती है, कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं चना बुनबुरा खा चुनाव करो ना, फिर तो रूह अफ़ज़ा और पहलवान की लस्सी चलने दो, पेड़ा आने दो। तो उस तरह से भी मैं लाखों लाख कार्यकर्ताओं के लिए भी अच्छा अवसर देख रहा हूं। इस तपती गर्मी में, लू लपट में बड़े लोग चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के संघर्षशील कार्यकर्ताओं को कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। कहीं कलाकंद है, कहीं लौंग लता है, कहीं रसगुल्ला है, कहीं खीर कदम है। अब आलू की सब्जी पूरी में तो राहुल गांधी का चुनाव नहीं होगा, स्वाभाविक है ना। अखिलेश जी का होगा, तेज प्रताप का हो सकता था। कार्यकर्ताओं को याद होगा तेज प्रताप की शादी हुई थी। उत्तर प्रदेश की आंखों ने ऐसी शादी शायद ही कभी देखी हो। ऐसी शादी, आहा, लगा स्वर्ग वैकुंठ धरती पर उतार दिया नेताजी ने। ऐसे ऐसे स्वीट, क्या बोलते, स्विस कॉटेज थे, आहा। तो जहां भाई क्या क्या लगे कि भाई यही वैकुंठ है, स्वर्ग है। क्या लालू जी की बिटिया और इधर से तेज प्रताप। तो जब तेज प्रताप के मामले में ऐसा है, पर अब तो अखिलेश जी खुद लड़ रहे हैं चुनाव, तो कन्नौज के लोगों को मेरी बधाई। परिणाम कुछ भी हो, जब तक वोट पड़ रहा गुरु, चौचक छाने रहो, आनंद में रहो। धन्यवाद।